बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू क्लास 8 के टेस्ट पेपर का सवाल नंबर 7 यहाँ आपको उर्दू की तैयारी के लिए दिया जा रहा है। सवाल है, जब महमूद गजनवी सोमनाथ का बुत तोड़ने लगा तो पुजारियों ने उससे क्या कहा और महमूद गजनवी ने पुजारियों को क्या जवाब दिया। तो इसका जवाब इस तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे। जब महमूद गजनवी सोमनाथ का बुत तोड़ने लगा तो तमाम पुजारी दौड़कर आए और पाँव पर गिर पड़े और कहा कि इसे ना तोड़ो और बहुत से ख़जाने नजराने ले लो। महमूद गजनवी ने कहा बुत फरोश नाम पाने से बुत शिकन होना बेहतर है। महमूद गजनवी ने क्या कहा कि बुत फरोश यानी कि बुतों को बेचने से बेहतर है कि मैं बुत शिकन होना पसंद करता हूँ, कि बुत शिकन होना बेहतर है। तो बुत फरोश नाम पाने से बेहतर है कि बुत शिकन होना बेहतर है, ये इसने उसका जवाब दिया पुजारियों को। सवाल नंबर 8 है, यानी कि 8वां सवाल, महमूद गजनवी ने तारागढ़ के किले पर हमला क्यों नहीं किया। महमूद गजनवी ने तारागढ़ के किले पर हमला क्यों नहीं किया। जवाब इसका इस तरह होगा। महमूद गजनवी मीलों का सफ़र तय करके तारागढ़ पहुंचा तो सामने पहाड़ पर तारागढ़ का किला चमक रहा था, मगर सोचा कि इसके मुहासरे में ना जाने कितने दिन लग जाएं और मेरी फ़ौज की कसरत व क़ुव्वत ना मांद पड़ जाए और सामान भी ना जाने कितना लग जाए। ये सोचकर सामान खुदादाद समेटा और आगे निकल गया। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, फ़ज़ाई आलूदगी से किस तरह बचाव किया जा सकता है। फ़ज़ाई आलूदगी से किस तरह बचाव किया जा सकता है। इसका जवाब इस तरह लिखेंगे सफाई से। फ़ज़ाई आलूदगी से बचने के लिए सबसे पहले तालीमी माहौल को परवान चढ़ाना ज़रूरी है। इसके अलावा तरबियत, ड्राइविंग और कानून की पासदारी को लाजमी बनाना भी ज़रूरी है और शजरकारी मुहिम चलाकर हर एक शहरी को दरख्त लगाने और उसके फ़वाइद से आगाह करना ज़रूरी है। सनतों में सख्त कवानीन बनाए जाएं और सनतों को आबादी से दूर किया जाना ज़रूरी है, तब ही फ़िज़ाई आलूदगी से बचा जा सकता है। ये सवाल का जवाब है अज़ीज़ तलबा, इसकी अच्छे से तैयारी करनी है आपको। अगला हमारा पेपर है आपके लिए टेस्ट पेपर, इस्लामियात के टेस्ट पेपर का 8 क्लास का सवाल नंबर 6 यहाँ पे आपके सामने है। सवाल है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन से बादशाहों को दावत इस्लाम दी। इनके नाम और ममालिक के नाम तहरीर कीजिए। ममालिक मुल्क की जमा है, यानी कि उन मुल्कों के और उन बादशाहों के जिनको दावत इस्लाम दी उनके नाम तहरीर करने हैं। जवाब है इसका, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला कि सलातीन और उमरा को अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाएँ। चुनाचे आपने नज्जाशी शाह हबशा, मकूकस शाह मिस्र, खुसरो परवेज़ शाह फ़ारस, केसर शाह रूम वग़ैरह के नाम खतूत लिखे और उनको इस्लाम की दावत दी। सवाल नंबर 7 है यहाँ पे आपके लिए, खाना काबा किसने तामीर किया और अल्लाह ने क्या हुक्म दिया। खाना काबा किसने तामीर किया और अल्लाह ने क्या हुक्म दिया। जवाब इसका होगा, अल्लाह के हुक्म पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर इसकी नए सिरे से तामीर की। जब इसकी तामीर मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि पहाड़ पर खड़े होकर लोगों को इस घर की ज़ियारत के लिए बुलाओ। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, बैतुल्लाह को किबला बनाने से मुसलमानों को क्या फ़ायदा हुआ। बैतुल्लाह को किबला बनाने से मुसलमानों को क्या फ़ायदा हुआ। जवाब है इसका, बैतुल्लाह को किबला बनाने से मुसलमानों को एक मरकज़ मिल गया, जिसकी वजह मिल्लत इस्लामिया रंग व नस्ल, ज़बान, वतन के इख्तलाफ के बावजूद एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गई। ये मुसलमानों को बैतुल्लाह को किबला बनाने का फ़ायदा हुआ। अज़ीज़ तलबा, क्लास 8 के मैथ का क्वेश्चन नंबर 5 आपको टेस्ट पेपर का यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका समझाया जा रहा है। सवाल कुछ ऐसा है, ये बाइनरी नंबर्स में सवाल है और इसका मल्टीप्लिकेशन है। 2 रकमें हैं यहाँ पे दी हुई हैं। हम इन रकमों को पहले तरतीब से यहाँ पे इस तरीके से 0 1 0
10101 इस तरह इस रकम को उतारेंगे। फिर इस रकम के चार, इस रकम में हमारी 5 अदद थे, इस रकम में हमारे 4 अदद हैं। तो इन अदद को पहले यहाँ से हम राइट साइड से इस तरह उतारते हुए जाएंगे। 1 के नीचे 0 और 0 के नीचे फिर 1, फिर 1 के नीचे 0 और फिर 0 के नीचे 1। तो यहाँ एक जो जगह रह जाएगी वो उसको छोड़ देंगे और मल्टीप्लिकेशन का निशान लगाएंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ही आसान है। 0 को जब किसी भी रकम से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 0 ही आता है। तो 0 1 जा 0। तो ये जब पूरी रकम, यानी कि इसके 5 अदद थे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जाहिर है कि 0 से देंगे तो 5 दफ़ा हमारा 0 आ जाएगा। 0 0 0 0 0। तो ये 0 से एक दफ़ा हो गया, हमारा मल्टीप्लाई हो गया। फिर हम 1 से देंगे तो 1 से भी किसी रकम को अगर ज़रब दिया जाए तो वो वही रकम बन जाती है जो रकम हो। मिसाल के तौर पे 1 एकम 1 1 0 0, 1 एकम 1 1 0 0, 1 एकम 1 1 0 0 और 1 एकम 1। यानी कि 1 से जब हमने इसको दिया तो ये पूरी रकम, पूरी जो ऊपर वाली रकम थी उसी तरह 1 0 1 0 1 की तरह यहाँ पे शो हो गई। फिर फर्दर फिर 0 था, फिर 0 से 5 दफ़ा देंगे तो फिर 5 0 आ जाएंगे और यहाँ हम इसको एक स्पेस दे के आगे इसको आगे करते जाएंगे, क्योंकि ये हमारा 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। तो हमने 1 टाइम किया तो एक जगह यहाँ से छोड़ दी, जब 2 टाइम्स किया तो यहाँ छोड़ दी। अब तीसरी दफ़ा जब हम करेंगे तो 3 जगह यहाँ पे छोड़ देंगे। तीसरे में हमने 0 से किया तो फिर 5 0 आ गए, फिर 1 से किया तो फिर उस वही रकम जो ऊपर वाली थी हमारी वो इसी तरह 1 0 1 0 1 जो है ये बन गई। अब जब हमारा ये मल्टीप्लिकेशन का काम कंप्लीट हो जाए तो फिर हम इसको ज़ाहिर है कि तमाम ये जो 4 रकमें आई हैं इसकी 4 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन की तो 4 रकमें आ गई। इन 4 रकमों को अब हमने प्लस करना है। तो इसको प्लस करते हैं, 0 का 0 आ गया, फिर 0 और इधर 1 था तो 1 का 1 आ गया, फिर 0 की लाइन थी तो फिर 0 आ गया, फिर 1 और 1 जो है वो 2 हो जाते हैं और 2 बाइनरी सिस्टम में 10 के बराबर होते हैं। तो 10 का 1 आ गया और 1 जो है ऊपर रिमाइंडर आ गया। क्योंकि यहाँ 0 की लाइन थी पूरी तो यहाँ पे कोई और अदद नहीं था, तो ये जो एक रिमाइंडर बचा था वो हमने यहीं लिख दिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि 1 और 1 फिर 2 हो रहा है तो 2 का मतलब 10 होता है, तो 10 का मतलब हमने 0 यहाँ लिखा और इसका एक रिमाइंडर यहाँ लिखा। ये भी 0 की लाइन थी तो इसमें भी कोई और अदद नहीं था, तो इसका रिमाइंडर ही हमने यहाँ पे 1 जो था वो उसको यहाँ पे शो कर दिया। उसके बाद जो 1 लिखा था वो हमने इसके नीचे लिख दिया। तो इस रकम का मल्टीप्लिकेशन हो गया 1 1 0 1 0 0 1 0। ये बाइनरी नंबर्स में इन दोनों रकमों का मल्टीप्लिकेशन का जवाब ये होगा। दूसरा सवाल जो है आपके सामने वो है 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि 2 रकमें हैं, इसमें हमने पहली रकम को इस तरह लिखा और दूसरी रकम को इसके नीचे इसी तरह लिखा। 1 को इसके नीचे, 0 को इसके नीचे और 1 को इसके नीचे, जो खाली जगह रह गई उसको छोड़ देंगे। फिर हमने इसको 3 दफ़ा ज़रब देना है। पहली दफ़ा में हमने जब 1 को ज़रब देंगे तो वो ऊपर वाली वही रकम पूरी बन जाती है, वो साफ साफ बड़ा बड़ा करके खूबसूरती से लिखेंगे। फिर 0 से जब किसी रकम को देखते हैं तो वो 0 बन जाती है, तो 4 दफ़ा ये 0 मल्टीप्लाई होगा, तो 0 4 दफ़ा उस रकम के नीचे 1 को छोड़ देंगे, 1 दफ़ा इधर, 1 दफ़ा इधर, 1 दफ़ा इधर और एक जगह ये इससे आगे निकल जाएगी। यहाँ पे 4 दफ़ा हम 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर देखते हैं अगला तीसरा जो है वो हमारा फिर 1 है, तो 1 फिर उस रकम को उतना ही बना देता है, तो वही रकम जो ऊपर थी वो हमारी नीचे आ जाएगी। अब 1 यहाँ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। अब इसका प्लस करने का यानी कि ऐड करने का हमारा प्रोसेस होगा। तो 1 का 1 आ जाएगा, 0 की लाइन में कोई अदद नहीं है तो 0 आ जाएगा, और इस लाइन में सिर्फ 1 है तो 1 आ जाएगा, इस लाइन में भी 1 है तो सिर्फ 1 आ जाएगा, इस लाइन में कोई अदद नहीं है तो 0 आ जाएगा, और इस लाइन में सिर्फ 1 है तो 1 आ जाएगा। इसलिए यानी कि 1 0 0 और 1 0 1 का मल्टीप्लिकेशन का जवाब हो जाएगा 1 0 1 1 0 1। तीसरा सवाल है 1 1 0 मल्टीप्लाई बाय 1 1। बहुत आसान सवाल है। हम तीन अदद को पहले ऊपर उतारते हैं, फिर इन दोनों को इसके नीचे उतारते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस रकम से, वही रकम बन जाएगी ऊपर वाली, फिर उसको लिख देंगे। फिर 1 हमने यहाँ पे 0 के नीचे क्रॉस लगाने के बाद फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही रकम बन जाएगी जो ऊपर वाली है। तो इसको अब प्लस करने का वक्त है, तो हम यहाँ से 0 देखा तो 0 आ जाएगा, 1 का 1 आ गया, और 1 और 1 क्योंकि 2 होते हैं, 2 10 के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे और 1 इसका रिमाइंडर ऊपर चला जाएगा। जब 1 रिमाइंडर ऊपर गया तो 1 और 1 2 हो गया, और 2 10 के बराबर होता है, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। ये इस सवाल का जवाब होगा। यानी कि 110 को 11 से अगर
बाइनरी सिस्टम में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जवाब 10010 आएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू द बेस 5 सिस्टम, यानी कि बेस 5 नंबर्स में हमने इसको सिस्टम में इसको चेंज करना है। और ये जो रकम दी हुई है आपको वो है तकरीबन 10,000 की तरह 10000 इस तरह लिखा है। हमने बेस 5 सिस्टम में इसको 5 बेस सिस्टम में इसको करना है, यानी कि इसको खमसी निज़ाम जिसको हम कहते हैं 5 बेस सिस्टम, उसमें हमने करना है। तो हम पहले इस रकम को इस तरह लिखेंगे और फिर हम 5 ही से इसको हर दफ़ा 5 से इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ बचता है तो उसको साइड में लिखेंगे और अगर कुछ नहीं बचता तो 0 लिख देंगे। जैसे हमने इसको यहाँ किया 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10 हो गया, 3 0 थे वो यहाँ उतार लिए, तो इधर कुछ नहीं बचा, ये पूरा तकसीम हो गया, तो यहाँ हमने लाइन लगा के 0 लिख दिया। फिर उसके बाद हमने 5 से फिर इसको तकसीम किया तो ये 20 था, 5 चौक 20 हो गया। फिर इधर तो जो 2 0 बचते थे वो हमने यहाँ लिख दिए और यहाँ भी कुछ नहीं बचा, ये पूरा तकसीम हो गया तो 0 बचा। फिर उसके बाद फिर हमने देखा कि 5 से फिर हमने किया 5 अट्ठे 40, तो ये पूरा 40 यहाँ आ गया, 1 0 बचा वो हमने यहाँ लिख दिया, ये पूरा तकसीम हो गया। फिर इसका 0 यहाँ लिख दिया। फिर इसके बाद हमने फिर तकसीम करना चाहा तो 5 एकम 5, यहाँ से 3 बचा तो ये 30 हो गया, 5 छक्के 30, ये भी पूरा तकसीम हो गया तो 0 यहाँ लगा देंगे, यहाँ भी कुछ नहीं बचा। फिर अगला जब हम 5 से करते हैं तो 5 तिया 15 हो जाता है, जिसमें से 1 बचेगा तो 1 को हम यहाँ साइड में लिख देंगे और इस तरह इस रकम को फिर हम यहाँ से ऐसे उतारेंगे 31000, इस तरह 31000 और यहाँ पे बेस 5 का निशान देंगे जो इसका जवाब होगा, यानी कि इस रकम का बेस 5 ये बनता है जो इसका जवाब होगा। अगला 2 नंबर सवाल है आपका कि ये रकम दी गई है आपको 4000, इसका हम 5 बेस सिस्टम में रकम बनाते हैं कि क्या बनता है। तो हम 5 से पहले इसको देंगे, 5 अट्ठे 40, तो आगे 2 0 बचेंगे तो 2 0 हम यहाँ लिख दिए, कुछ नहीं बचा 0 लगा दिया। फिर 5 एकम 5, तो यहाँ से 3 बचे, 5 छक्के 30, तो यहाँ पे 0 इधर हमने जो बचा था वो यहाँ उतार दिया, इधर भी कुछ नहीं बचा, ये पूरा तकसीम हो गया। तो फिर 0 यहाँ पे हमने इसका लिख दिया क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बचा। फिर हमने दोबारा इसको 5 से तकसीम करने की कोशिश की तो 5 तिया 15, 1 यहाँ बचा तो 5 दूनी 10, अब फिर कुछ नहीं बचता तो फिर हमने 0 लिख दिया। अब हमने फर्दर 5 से तकसीम किया तो 5 छक्के 30 हो जाता है और यहाँ 2 बचेगा तो 2 हमने इधर साइड में लिख दिया और 5 छक्के 30 में से 2 बचा तो 2 हमने यहाँ लिख दिया। फिर हमने 6 आया तो 6 को जब तकसीम किया तो 5 एकम 5, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचा, तो 5 एकम 5 था और 1 ये इसका बच गया। तो अब इस रकम को हम इस तरह लिखेंगे 112000, 112000 और बेस 5 का नीचे साइन दे देंगे। तो 4000 जो है डेसिमल में यानी कि आशारी निज़ाम में वो बेस 5 सिस्टम में इस रकम के बराबर होगा। ये इस सवाल का जवाब है। आगे है हमारा 2000 जो है वो क्या होगा, उसका बेस 5 सिस्टम में किसके बराबर होगा। तो हम इसको भी 5 से करेंगे, 5 चौक 20, तो 2 0 आ जाएंगे, कुछ नहीं बचा तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 5 अट्ठे 40, तो 1 0 बचा तो 1 0 यहाँ लिखा, अब ये पूरा तकसीम हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचता तो यहाँ 0 आ गया। फिर 5 एकम 5 और 5 एकम 5 तो 3 बचता है, 3 यहाँ बचेगा तो 30 बना देगा, 5 छक्के 30 के बाद यहाँ भी ये पूरा तकसीम हो गया, कुछ नहीं बचा तो यहाँ 0 लिख देंगे। फिर उसके बाद इसको फिर फर्दर करेंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15 करने के बाद हमने देखा तो 1 बचता है, 1 को यहाँ लिख देंगे। तो इसका जवाब फिर इस तरह लिखेंगे 31000, यानी कि 2000 विल बी द इक्वल टू द इन बेस 5 सिस्टम 31000। इसमें 402 और प्लस 131 हम पढ़ेंगे, लेकिन ये बेस 5 सिस्टम में है तो बेस 5 सिस्टम में इसका हम प्लस करेंगे। तो पहले हमने इन 3 जो हमारी रकमें थी उसको लिखा, फिर इसकी रकम को 1 को जो है 2 के नीचे और 3 को 0 के नीचे और 1 को फिर फर्दर 4 के नीचे हमने लिखा। और अब बेस 5 सिस्टम में जब हम प्लस करते हैं तो उसका बहुत ही आसान तरीका है, जहाँ तक 5 नहीं बनेगा जब तक तो हम इन तमाम अदद को प्लस करते जाएंगे और जहाँ 5 बनेगा तो 5 10 के बराबर होता है, ये जहन में रखेंगे। तो 2 और 1 3, 3 का 3, फिर 3 इधर 0 था तो 3 का 3, फिर 4 और 1 5 हो जाता है। तो अभी आपको मैंने बताया था कि 5 जो है वो 10 के बराबर होता है 5 बेस सिस्टम में। तो 4 और 1 5 हो गया तो 5 10 के बराबर होगा, तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। तो इस तरह इसका जो एडिशन यानी कि इसका जो ऐड करने के बाद जो जवाब होगा वो 1033 और बेस 5 में होगा। इसके बाद इसका दूसरा सवाल है
334 और +240, इसको भी हम इस तरीके से बहुत साफ तरीके से ऊपर नीचे बिल्कुल एहतियात से उतारेंगे। सवाल उतारना बहुत अहम होता है। उसके बाद हमने देखा कि 4 का 4 आ जाता है, फिर यहाँ पे 3 और 4 7 हो जाता है। 7 का मतलब है 5 पे तो हमारा 10 के बराबर होता है, और 7 जब हो जाएगा तो हम 5 को तो 10 के बराबर करेंगे और 2 उसमें मिलाएंगे तो समझ लें 12 हो जाएगा। तो 12 को जो है हम क्या लिखते हैं कि 12 का 2 लिखते हैं, और फिर एक इसका रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा। यहाँ एक रिमाइंडर जब यहाँ पे ऊपर आ जाएगा तो अब ये कितना हो जाएगा 6, 3 ये 2 ये 5 और 1 ये 6। 6 का मतलब क्या हो जाता है, 6 का मतलब यानी कि 5 का मतलब तो हो गया 10 और 1 इसमें साथ मिलाएंगे तो हो जाएगा 11। तो 11 का फिर हम यहाँ 11 उतार देंगे तो ये सवाल हमारा प्लस हो जाएगा। तो इस तरह इन दोनों रकमों का जो प्लस का प्रोडक्ट होगा वो ये बनेगा। ये सवाल का जवाब है। इसी तरह आपका तीसरा सवाल है, उसको सवाल को भी हमने इसी तरीके से बहुत आराम से जो है यहाँ पे बहुत साफ साफ उतारा है। और इस सवाल में 3 पहले हमने यहाँ 2 इसके नीचे और 1 इसके नीचे उतारा है। अब हमने इसको भी प्लस करना है, तो 3 और 3 फिर 6 हो जाता है। 6 का मतलब यानी कि 5 का मतलब 10 और 1 यानी कि 6 हो रहा है, तो 5 का मतलब तो 10 हो गया और 1 हो गया 11। तो 11 का मतलब हमने 11 का 1 लिखा और 1 इसका रिमाइंडर इधर ऊपर आ जाएगा। अब इस रिमाइंडर ने इसको 5 और 1 6 बना दिया दोबारा। 6 का मतलब फिर 11, तो 6 का मतलब 11, तो 1 यहाँ जाएगा और 1 फिर इसका रिमाइंडर इधर ऊपर आ जाएगा। अब ये 5 और 1 फिर 6 हो गया, 6 का मतलब फिर 11, तो 11 को फिर हम इधर लिखेंगे 1 और 1 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। अब 1 ये रिमाइंडर जो था इसने इसको मिलके 5 बना दिया, तो 5 10 के बराबर होता है, तो हमने 10 लिख दिया। तो अजीज तलबा ये इस सवाल का जवाब होगा, यानी कि इस रकम और इस रकम का प्लस करने के बाद प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा जो इस सवाल का जवाब होगा। थैंक यू। तलबा क्लास 8 इंग्लिश का टेस्ट पेपर के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 10 आपको यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका बताया जा रहा है। और उसका तरीका है व्हाट डिड, इसका सवाल पहला है यानी कि 10वां, व्हाट डिड द ओल्ड मैन सी व्हेन ही पुल्ड द नेट बैक। नेट का मतलब होता है जाल, बैक का मतलब है वापस, पुल्ड माने खींचना। व्हाट डिड द ओल्ड मैन सी, बूढ़े आदमी ने क्या देखा, व्हेन ही पुल्ड, जब उसने खींचा अपना जाल वापस। जब बूढ़े आदमी ने अपना जाल वापस खींचा तो उसने क्या देखा। इसका जवाब है द ओल्ड मैन सा, बूढ़े आदमी ने देखा, द लिटिल गोल्डन फिश, एक छोटी सी सुनहरी मछली को, व्हेन ही पुल्ड, जब उसने खींचा, द नेट बैक, अपने जाल को वापस। जब उसने अपने जाल को वापस खींचा तो उसने एक सुनहरी छोटी सी मछली को देखा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, व्हाट डिड द गोल्डन फिश से टू द गोल्ड मैन। गोल्डन फिश, सुनहरी मछली ने जो है बूढ़े आदमी से क्या कहा। व्हाट डिड गोल्डन फिश से माने कहना, सुनहरी मछली ने बूढ़े आदमी से क्या कहा, ये सवाल है। आंसर है इसका द गोल्डन फिश सेड, सुनहरी मछली ने कहा, टू द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी से, इन अ ह्यूमन वॉइस, एक आदमी की आवाज़ में, एक इंसान की आवाज़ में, प्लीज़ डोंट किल मी, कि मुझे मत मारना, पुट मी बैक इन टू द सी, मुझे वापस समंदर में फेंक दें, एंड और आई विल बी ऑफ सम सर्विस टू यू, इस तरह मैं तुम्हारी कुछ मदद या खिदमत करूँगी। आई विल डू वॉट एवर यू विश, मैं सब वो कर सकती हूँ जो आप चाहते हैं, जो आप चाहें। तो ये बात उसने गोल्डन फिश ने उसको कही थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डू यू नो अबाउट द मार्को पोलो। व्हाट डू यू नो अबाउट द मार्को पोलो, फर्स्ट विजिट्स टूवर्ड्स चाइना। विजिट का मतलब है पहला अपना जो दौरा था चाइना का, उस मार्को पोलो के बारे में। व्हाट डू यू नो अबाउट द मार्को पोलो, मार्को पोलो के बारे में आप क्या जानते हैं। फर्स्ट विजिट्स टूवर्ड्स चाइना, जो उसका पहला विजिट था चाइना का, उसके बारे में। मार्को पोलो वाज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड, मार्को पोलो वाज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड, मार्को पोलो जब बिल्कुल पूरा छोटा बच्चा था, 17 साल का। व्हेन ही फर्स्ट टाइम विजिटेड, उसने पहली दफ़ा विजिट किया चाइना को। एंड थ्रू दिस ट्रैवल, और इसी सफ़र के साथ, ही सा मैनी इंटरेस्टिंग प्लेसेस, और उसी सफ़र के अंदर उसने बहुत सी दूसरी जो है दिलचस्प चीज़ें, जगहें देखी। लाइक गोबी डिज़र्ट, जैसे गोबी का रेगिस्तान, विच इज़ सिचुएटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ चाइना, जो कि वाक़ है चाइना के बिल्कुल मरकज़ी हिस्से में।
क्वेश्चन नंबर 13 है, हु वाज द मार्को पोलो एंड वेयर वाज ही बॉर्न। मार्को पोलो कौन था और वो कहाँ पैदा हुआ। मार्को पोलो, इसका जवाब है मार्को पोलो वाज ए ग्रेट ट्रेवलर्स। मार्को पोलो एक बहुत ही अजीम जो है सयाह था। वाज बॉर्न इन द सिटी ऑफ वेनिस, और वो सिटी वेनिस में पैदा हुआ। ये हमारे इस सवाल का जवाब होगा। क्लास 8 सोशल स्टडी का सवाल नंबर 6 टेस्ट पेपर से आपको तैयारी के लिए दिया जा रहा है। सवाल है विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। स्मॉलेस्ट का मतलब है सबसे छोटा, प्लैनेट माने सैयारा। हमारे निज़ाम शमसी का सबसे छोटा सैयारा कौन सा है, ये सवाल है। तो इसका जवाब है मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। निज़ाम शमसी का सबसे छोटा सैयारा जो है वो मरकरी है। सवाल नंबर 7 है आपके लिए यहाँ पे तैयारी के लिए, विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। निज़ाम शमसी का सबसे गर्म तरीन सैयारा कौन सा है, तो उसका जवाब यहाँ पे होगा वेनिस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। वेनिस जो है हमारे निज़ाम शमसी का सबसे गर्म तरीन सैयारा है। इसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ गैलेक्सी। गैलेक्सी कहते हैं कहकशां को। व्हाट इज़ गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या है, क्या होती है। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द गैलेक्सीज आर देयर, और कितनी किस्म की गैलेक्सीज यानी कि कहकशाएँ पाई जाती हैं। कहकशां क्या होती है और कितनी किस्म की कहकशाएँ पाई जाती हैं या होती हैं। आंसर इसका होगा द सोलर सिस्टम इज़ अ फैमिली ऑफ द गैलेक्सी। पूरा निज़ाम शमसी एक कहकशां की फैमिली की तरह है। अ गैलेक्सी इज़ मेड अप ऑफ द न्यूबल्ज बिलियंस ऑफ स्टार्स विद द ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड देम। जो एक गैलेक्सी होती है वो बनी होती है बहुत सारे करोड़ों बिलियंस स्टार्स के ऊपर यानी कि सितारों के ऊपर, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि वहाँ मौजूद होते हैं और वो घूमते रहते हैं अराउंड देम, उनके सूरज के गिर्द। देयर आर मेन टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज आर देयर। इसमें से कुछ अहम जो गैलेक्सीज हैं उनके नाम मंदरजा झेल हैं। इर्रेगुलर गैलेक्सीज यानी कि बेज़ाब्ता गैलेक्सीज, स्पायरल गैलेक्सीज यानी कि घूमी हुई और स्पायरल जो है गैलेक्सीज, और एलिप्टिकल गैलेक्सीज, स्पायरल गैलेक्सीज और इर्रेगुलर गैलेक्सीज। ये 3 हमारी गैलेक्सीज यानी कि कहकशाएँ होती हैं 3 किस्म की। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके टेस्ट पेपर का है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द प्लैनेट अर्थ। व्हाट इज़ द डिस्टेंस, क्या है फासला, ऑफ द मून चांद का, फ्रॉम आवर प्लैनेट अर्थ हमारी सैयारा ज़मीन से। हमारे सैयारा ज़मीन से चांद का कितना फासला है। इसका जवाब लिखेंगे द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द प्लैनेट। चांद का फासला हमारे प्लैनेट यानी कि अर्थ ज़मीन से इज़ है 384,403 किलोमीटर्स। इसको यहाँ से हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो इस तरह हम इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं 3,84,403 किलोमीटर्स। कितना, 3,84,403 किलोमीटर्स का फासला है हमारा चांद से, ज़मीन का चांद से। क्लास 8 साइंस का हमारा टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 आपको तैयारी के लिए यहाँ हाजिर है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। डिफाइन माने वजाहत करें, फॉलोइंग टर्म्स माने मंदरजा झेल इस्तिलाहात की। इस्तिलाहात हैं शॉर्ट साइटेडनेस यानी कि कम नज़री, लॉन्ग साइटेडनेस दूर नज़री, और कलर ब्लाइंडनेस यानी कि रंगों का अंधापन। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब होता है कि करीब नज़री यानी कि जो हम करीब की जो नज़र होती है किसी की, वो जब उसमें डिफेक्ट आता है तो उसको हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। तो इसको पढ़ेंगे कि ये क्या होती है शॉर्ट साइटेडनेस। द शॉर्ट साइटेडनेस ऑकर्स व्हेन द आई बॉल इज़ लॉन्गर देन नॉर्मल। कि शॉर्ट साइटेडनेस जब होती है जब हमारी जो आई बॉल का जो साइज़ है वो नॉर्मल से बढ़ जाता है। लॉन्ग साइटेडनेस कब होती है, यानी कि दूर नज़री कब होती है। द लॉन्ग साइटेडनेस ऑकर्स व्हेन द आई बॉल इज़ शॉर्टर देन नॉर्मल। लॉन्ग साइटेडनेस उस वक्त पैदा होती है यानी कि दूर नज़री जब पैदा होती है जब हमारी आई बॉल यानी कि जो हमारी आँख की पुतली है वो सिकुड़ जाती है अपने नॉर्मल साइज़ से, तो फिर उसमें लॉन्ग साइटेडनेस का सामना होता है यानी कि दूर नज़री का सामना हो जाता है।
तीसरी इस तरह है कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि रंगों का अंधापन। द पर्सन हैविंग कलर ब्लाइंडर्स इज अनएबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर्स। जो एक आदमी होता है जिसको कलर ब्लाइंडनेस का सामना होता है, वो इस काबिल नहीं रहता कि वो तमीज़ कर सके किसी लाल और हरे रंग में। लाल और हरे रंग में वो जो है फ़र्क नहीं कर सकता। इसलिए बिकॉज इस वजह से देयर इज़ अ डिफेक्ट इन द सेल्स ऑफ द रेटिना, क्योंकि एक बहुत ही इसके रेटिना के अंदर एक डिफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से वो इन रेड और ग्रीन कलर को उसमें तमीज़ नहीं कर सकता, या उसमें उसको फ़र्क को जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता। ये बस इतना। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके लिए। एक्सप्लेन हाउ वी रिकग्नाइज अ साउंड। हम आवाज़ को कैसे पहचानते हैं। साउंड वेव्स इंटर द आउटर एयर्स। साउंड यानी कि आवाज़ की जो लहरें होती हैं वो हमारे कान में बाहर से जो है वो दाखिल होती हैं। देन स्ट्राइक, फिर वो टकरा जाती हैं द एयर ड्रम, हमारे कान के पर्दे से। दिस कॉजेज़, ये इस बात का सबब बन जाती हैं द एयर ड्रम टू वाइब्रेट, और फिर ये सबब बनती है हमारे एयर ड्रम को वाइब्रेट करने का। दिस वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन पास इनटू द इनर एयर, और ये जो वाइब्रेशन है ये अंदर चली जाती है हमारे अंदर वाले कान के हिस्से में थ्रू 3 बोन्स, 3 हड्डियों के ज़रिए। उनके नाम हैं हैमर, एनविल एंड स्ट्रिप। इनके ज़रिए जो अंदर चली जाती है। द मूवमेंट ऑफ द बोन्स इन टर्न कॉज वाइब्रेशन। जो हमारी हड्डियों की जो तहरीक होती है, जो उसकी हरकत होती है, वो उसको टर्न कर देती है और वाइब्रेट करती है दोबारा इन द फ्लूइड ऑफ कोकेला। कोकेला के अंदर उसको एक फ्लूइड बनाती है विच स्टिमुलेट, जो उसको स्टिमुलेट करता है, एंड रिसेप्टर्स, और जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको वो रिसीव करते हैं। द मैसेज, जो हमारा मैसेज होता है यानी कि जो पैगाम होता है, इम्पल्सिस आर सेंट, मैसेज इम्पल्सिस को भी कहते हैं, तो वो भेज दिए जाते हैं टू द ब्रेन। यहाँ से वो मैसेजेस हमारे दिमाग को भेज दिए जाते हैं थ्रू द ऑडिटरी नर्व। एक ऑडिटरी नर्व के ज़रिए, यानी कि हमारे आसाबी निज़ाम के एक हिस्से के ज़रिए वो हमारे दिमाग को भेज दिए जाते हैं। द ब्रेन इंटरप्रेट्स, फिर हमारा जो दिमाग है वो उसकी तशरीह करता है, एंड ट्रांसलेट्स, और उसका तर्जमा करता है या उसका फीडबैक देता है मैसेज का। एंड दस, और इस तरह वी रिकग्नाइज अ साउंड, हम एक साउंड को पहचान लेते हैं कि वो किस किस्म का है। थैंक यू। इंग्लिश ग्रामर क्लास 8 का सवाल है यहाँ पे हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर, राइट डाउन देयर नेम्स। नाउन की कितनी किस्में होती हैं, उनके नाम लिखें। इसका जवाब इस तरह हम लिखेंगे। नाउन की 5 इकसाम हैं जो कि मंदरजा झेल हैं। प्रॉपर नाउन, उसको कहते हैं इसमें मार्फा। कॉमन नाउन, इसमें नकरा। कलेक्टिव नाउन, इसमें जमा। मटेरियल नाउन, इसमें जिन्स। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें वस्फी। इसमें वस्फी, ये हमारे 5 जो है नाउन की किस्में हैं। अगला सवाल है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 6, जो हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह है। डिफाइन द फॉलोइंग, मंदरजा झेल की वजाहत करें। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, 2 इसमें दिए हैं आपके लिए। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या होते हैं, इनकी वजाहत करनी है। पहले हम वजाहत करते हैं प्रॉपर नाउन की, यानी कि इसमें मार्फा की। इसमें मार्फा किसको कहते हैं? लफ्ज़ प्रॉपर के माने हैं ख़ास। प्रॉपर नाउन ऐसे नाउन को कहते हैं जो किसी ख़ास आदमी या चीज़ का नाम हो। जैसे मिसाल के तौर पे अहमद इज़ अ बॉय, अहमद इज़ अ बॉय। अहमद इसमें मार्फा है, यानी कि अहमद के अलावा हम दूसरे किसी लड़के को अहमद नहीं कह सकते। इसी तरह इंडस, हैदराबाद, कराची, अप्रैल इसमें मार्फा हैं, क्योंकि ये सब एक ख़ास दरिया, ख़ास शहर और ख़ास महीने के नाम हैं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो हमारा वजाहत के लिए दिया गया है वो है कॉमन नाउन। इसमें आम, इसमें आम क्या होता है? लफ्ज़ कॉमन के माने हैं मुश्तरका या आम। कॉमन नाउन ऐसे नाम हैं जो एक जिन्स की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं या किए जा सकें। जैसे अहमद इज़ अ बॉय, अहमद इज़ अ बॉय, तो मंदरजा बाला जुमले में बॉय इसमें नकरा यानी कि कॉमन नाउन है, क्योंकि हम हर लड़के को बॉय कह सकते हैं, तो बॉय कॉमन नाउन है। अहमद इस जुमले में प्रॉपर नाउन है, जबकि बॉय कॉमन नाउन है। अगला सवाल
है आपकी तैयारी के लिए क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन द फॉलोइंग। कलेक्टिव नाउन, यानी कि दो इसमें दिए हैं, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन को आपने इसकी वजाहत करनी है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की वजाहत करनी है। कलेक्टिव नाउन कहते हैं इसमें जमा, तो इसमें जमा क्या होता है इसको हम यहाँ पे वजाहत करते हैं। ये ऐसे नाउन हैं जो अशखास या चीज़ों के मजमूए को दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अब हम एक टीम होगी उसको कहेंगे कलेक्शन ऑफ द प्लेयर्स, खिलाड़ियों की एक टीम, तो ये टीम जो है कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। जैसे जमात है द कलेक्शन ऑफ अ पीपल्स, ये शागिर्दों की एक कलेक्शन है और इसको हम क्लास कह सकते हैं, जमात कह सकते हैं, तो क्लास भी हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे जहाज़ों का बेड़ा, जहाज़ों का जो बेड़ा होता है अ कलेक्शन ऑफ शिप्स, उसको हम फ्लीट कहते हैं, तो फ्लीट भी हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। इसी तरह हुजूम होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो रश होता है उसको हम अ कलेक्शन ऑफ पीपल कहते हैं, यानी कि ये बहुत सारे लोगों की एक कलेक्शंस होती है और इस हुजूम को हम क्राउड कहते हैं, तो क्राउड भी हमारा कलेक्टिव नाउन यानी कि इसमें जमा हो जाएगा। इसमें एक नोट है, यहाँ पे तो गौर करेंगे कि कलेक्टिव नाउन किसी भी मजमूए को जाहिर करते हैं, लेकिन ये जुमले में सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होंगे, लेकिन वो जुमले को उसमें जो उसका लफ्ज़ है वो उसको प्लूरल जाहिर करता है, ये इसकी खासियत होती है। जैसे मिसाल के तौर पर आवर टीम हैज़ वॉन द मैच, हमारी टीम जो है वो मैच जीत गई है या जीत चुकी है। हमारी टीम ने मैच जीत लिया है, हमारी टीम मैच जीत गई है। इसमें आप देखेंगे तो टीम लिखा है, टीम्स नहीं लिखा, तो हम टीम लिखेंगे, टीम्स नहीं लिखेंगे। आगे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें मुजर्रिद भी कहते हैं और इसमें वस्फ़ी भी कहते हैं इसको। और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है सोच का, जो हमारी होती है और उसका वजूद किसी चीज़ का हमें ना मिले, यानी कि वो टेंजिबल ना हो, उसको हम छू ना सकें, ऐसे तमाम नाउन जो होते हैं वो हमारे इसमें वस्फ़ी या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं, जो ख़याली हों, हमारे ख़्याल में आ सकें सिर्फ और हम उसको देख या छू ना सकें। मिसाल के तौर पे ये इस किस्म की चीज़ों के नाम हैं जिनका कोई मादी वजूद नहीं होता, इसलिए हम ना तो इनको देख सकते हैं और ना ही इनको छू सकते हैं। ये नाउन्स किसी वस्फ़, हालत या फ़ेल की कैफियत ज़ाहिर करते हैं, जैसे गरीबी, पॉवर्टी, मेहरबानी, काइंडनेस, चोरी, थेफ्ट, मोहब्बत, लव, सदाकत, ट्रुथ, खुशी, जॉय वगैरह। ये तमाम एहसासात हैं, इनको ना तो हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। तो ये तमाम लफ्ज़ जितने भी हैं इस किस्म के होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। क्लास 8 जो सिंधी टेस्ट पेपर के मुताबिक सवाल नंबर 3 आहे, जंहिंमें 4 सवाल ॾिना विया आहिनि। पहिरियों सवाल, 8वां सवाल है, मच्छरन से कहिड़ी बीमारी पकड़िजे थी? मच्छरन से कौन सी बीमारी फैलती है? जवाब है मच्छरन से मलेरिया की बीमारी पकड़िजे थी। मच्छरों से मलेरिया की बीमारी फैलती है। 9वां सवाल है, अल्लाह जी ॾिनल नेमतनि मां सभ खां वॾी नेमत कहिड़ी आहे? अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? जवाब है अल्लाह ताला जी ॾिनल नेमतुनि मां सभ खां वॾी नेमत सेहत आहे। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत सेहत है। 2वां सवाल है, अंग्रेजन सिंध कॾहिं फतेह कई? अंग्रेजों ने सिंध कब फतेह की? जवाब है 1843 में अंग्रेजों ने सिंध फतेह की। 1843 में अंग्रेजों ने सिंध फतेह की। सिंध जी खुद मुख्तियार हैसियत ख़त्म करे खेसि छा सां मिलायो वियो? सिंध की खुद मुख्तियार हैसियत ख़त्म करके किससे मिलाया गया? जवाब है सिंध जी खुद मुख्तियार हैसियत ख़त्म करे सिंध के बम्बई से मिलाए छॾियो। सिंध की खुद मुख्तियार हैसियत ख़त्म करके सिंध को बम्बई से मिलाया गया। सवाल नंबर 13 है, मजमून लिखो असांजो स्कूल। मजमून लिखना है हमारे स्कूल का। असांजे स्कूल जो नालो आइडियल बेस्ट पब्लिक हाई स्कूल है। हमारे स्कूल का नाम आइडियल बेस्ट पब्लिक हाई स्कूल है। असांजे स्कूल में 14 क्लासूं ऐं 2 ऑफिस आहिनि। हमारे स्कूल में 14 क्लासें और 2 ऑफिस हैं। असांजे स्कूल में 24 टीचरूं आहिनि जेके असांखे तमामु सुठे तरीके से पढ़ाईंदियूं आहिनि। हमारे स्कूल में 24 टीचरें हैं जो कि हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती हैं। असांजे स्कूल में रोज़ाना सुबह जो दुआ थींदी आहे। हमारे स्कूल में रोज़ सुबह को दुआ होती है। असांखे घुर्जे त असां पंहिंजे स्कूल में टाइम ते अचूं ऐं पंहिंजे उस्तादनि जी इज़त करियूं। हमें चाहिए कि हम रोज़ाना स्कूल टाइम पर आएँ और अपने उस्तादों की इज़्ज़त करें।